हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एक नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इससे पीछे वाले लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य रिलेशन निकाला था और साथ में किसी चार्ज स्फीयर के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकाला था। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं पीछे वाले को। पीछे वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि विद्युत विभव क्या होता है। मान लेता हूँ मैं ये कहूँ कि कोई पॉजिटिव चार्ज है Q और इस पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई बिंदु P है जिस पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान निकालना है। अब अपन ने पढ़ा है कि विद्युत विभव कोई भी दो बिंदुओं के मध्य का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि एक सिंगल चार्ज के लिए अपन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो क्या करते हैं, बिंदु P पर पोटेंशियल निकालने के लिए यानी कि विद्युत विभव का मान निकालने के लिए अनंत पर जाते हैं। कोई चार्ज मान लो कि Q0 है और इस Q0 चार्ज को बिंदु P तक लेके आते हैं। अब बिंदु P तक लेके आएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा। एक्सटर्नल कार्य करके इस Q0 चार्ज और इस Q0 चार्ज की जो वैल्यू ली गई है वो क्या है, बहुत ही मिनिमम है, लगभग 0 के इक्वल मानी जाती है। तो Q0 चार्ज को बाहर से कोई कार्य करके बिंदु P तक लेके आएंगे और जब बिंदु P तक लेके आएंगे तो जो ये पथ होता है अनंत से लेके बिंदु P तक का, इसको क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल अल्पांशों के अंदर विभाजित करते हैं। अब इसको बहुत ही स्मॉल अल्पांश में विभाजित करने का रीज़न ये है कि जब इस Q0 चार्ज को P तक लेके आएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा में डिफरेंस ना आए। क्यों? क्योंकि जब इसको स्मॉल पथ में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे तो जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी डेल्टा K लगभग 0 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि लगभग 0 के बराबर होने का रीज़न ये है कि सबसे पहले Q0 को यहाँ तक लेके आए, उसके बाद में यहाँ, यानी कि ऐसा नहीं है कि Q0 को यहाँ से उठाया और P पे रख दिया, ऐसा नहीं करना है। क्या करना होगा, Q0 को पहले ये मान लो कि बिंदु A है, B हो गया, ये C D ऐसे होगा। Q0 को पहले A तक लेके आएंगे, A से B, B से C, यानी कि ये जो पथ होता है ये भी कितना होता है, अनंत के बराबर होता है। यानी कि अनंत अल्पांशों में विभाजित करते हैं और अनंत अल्पांशों में Q0 को A से B, B से C, C से D, D से ऐसे चलते हुए अनंत तक। और ये बिंदु P कहाँ स्थित है, यहाँ से अनंत पर स्थित है। ऐसे करने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि इस Q0 का जो गतिज ऊर्जा होती है वो लगभग किसके बराबर हो, 0 के। कहने का मतलब ये है कि Q0 को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो अनंत से कहाँ पर आ गया है, बिंदु P तक आ गया है। तो जब बिंदु P तक लेके आएंगे तो किया गया एक्सटर्नल कार्य W एक्सटर्नल और इस चार्ज यानी कि Q0 का अनुपात ये क्या कहलाता है, विद्युत विभव के इक्वल कहलाता है। और जो डेल्टा V होता है सेम का सेम अपन ने क्या किया था, ये जो अनंत होता है ये क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है। और बिंदु P क्या होता है, नहीं बिंदु, ये मान लो कि A है, ये बिंदु P है, बिंदु P क्या होता है, ये इसका फाइनल पॉइंट होता है और ये इनिशियल पॉइंट होता है। तो क्या करते हैं, डेल्टा B होता क्या है, VB माइनस VA, सेम का सेम ये क्या हो गया, डेल्टा VP A पर निकालना है तो ये हो गया VA माइनस V अनंत इक्वल टू, नहीं अपने को P पे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, VP माइनस V अनंत इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपॉन में Q0। V अनंत, अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो VP इज इक्वल टू कितना आया था, W एक्सटर्नल अपॉन में Q0। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई, सीधा ही लिख देता हूँ। अगर नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं इसका, उसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट डेरिवेशन किया हुआ है। तो VP का मान कितना आया था भाई, KQ अपॉन में R, ये क्या आया था भाई, विभव का मान आया था। अब देखो, जब आपने क्या किया, इस Q0 चार्ज को P पर सत्यापित किया, तो P पर सत्यापित करोगे तो आपने A पर जो चार्ज ले रखा है वो कैसी है, उसकी प्रकृति पॉजिटिव है। और मान लो कि जो अनंत से Q0 चार्ज लेके आए हो उसकी प्रकृति भी कैसी मान लो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी मान लो। ऐसे मान लो कि इसकी प्रकृति भी कैसी है, Q0 की प्रकृति भी पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और साथ में आपने Q0 को P तक लेके आए तो एक्सटर्नल कार्य किया,
यानी कि W एक्सटर्नल कार्य किया। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? किया गया कार्य ही ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज, दोनों की प्रकृति कैसी है? अरे इसकी भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो प्रतिकर्षित और रिपेल तो करेंगे, और इनके मध्य ऊर्जा भी क्या हो गई है? स्टोर हो गई है। किसके कारण? एक्सटर्नल कार्य के कारण। ऊर्जा स्टोर हो गई एक्सटर्नल कार्य के कारण। तो ये जो क्यू नोट है, इसकी वैल्यू क्या है? कम है। इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इनके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी स्टोर हो गई है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये क्यू नोट क्या होगा? उधर जाने का प्रयत्न करेगा। किसके कारण? स्टोर हुई एनर्जी के कारण। और यही एनर्जी क्या कहलाती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, सेम का सेम विद्युत विभव की तरह होती है। यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अपन एक सिंगल चार्ज के लिए विद्युत विभव का मान नहीं निकाल सकते, इसी प्रकार एक सिंगल चार्ज के लिए अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ, मान लो कि मेरे पास में एक स्प्रिंग है। ये मान लो कि इसका पॉइंट ए है, और ये मान लो कि पॉइंट बी है। पॉइंट ए है, इसको मान लो कि ये इनिशियल पॉइंट है, शुरुआती, और ये मान लो कि पॉइंट बी फाइनल है। आपने क्या किया? ए और बी को पकड़ के ऊपर से स्प्रिंग को दबा दिया। जब स्प्रिंग को दबाओगे आप, तो स्प्रिंग क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। जब स्प्रिंग सिकुड़ेगा तो क्या होगा? इस स्प्रिंग के अंदर कुछ न कुछ ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। जो ऊर्जा क्या करेगी? वापस पॉइंट ए और बी, आपने जब इसको ऊपर से दबाया तो स्प्रिंग भी क्या करेगा? ऊपर से दबाव लगाएगा या नहीं लगेगा? अरे जब आपने स्प्रिंग को ऊपर से ऐसे दबाओगे तो स्प्रिंग भी हाथ के ऊपर दबाव लगाएगा, और कैसा? विपरीत, जो क्या करेगा? हाथ को फैलाने का प्रयत्न करेगा। पॉइंट ए और बी को पकड़ के आपने ऐसे दबाया तो स्प्रिंग सिकुड़ा। सिकुड़ने के कारण इस स्प्रिंग के अंदर क्या हो गई? एनर्जी स्टोर हो गई, और यही एनर्जी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब मैं ये कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ऐसे मान लो मैं ये कहूँ कि जो बिंदु ए है, इसको आपने ऊपर से पकड़ के ऐसे दबाया, इसको ऊपर से पकड़ के दबाया, और जो बिंदु बी है इसको आप स्वतंत्र अवस्था में रखो। कैसे? स्वतंत्र अवस्था में। तो जब बिंदु ए को ऐसे पकड़ के दबाओगे तो बिंदु बी कैसा है? स्वतंत्र अवस्था में है। क्या इस बार स्प्रिंग सिकुड़ेगा या नहीं सिकुड़ेगा? इस बार स्प्रिंग नहीं सिकुड़ेगा। क्यों नहीं सिकुड़ेगा? क्योंकि पॉइंट बी कैसा है? स्वतंत्र अवस्था में है। ऐसे समझो, मान लो मैं ये कहूँ कि जो स्प्रिंग है उसका बिंदु ए या बी, दोनों में से कोई भी बिंदु आप स्वतंत्र अवस्था में रखो। कोई एक बिंदु स्वतंत्र अवस्था में रखो, और जो दूसरा बिंदु है उसको ऐसे दबाओ, तो क्या स्प्रिंग सिकुड़ेगा? क्या नहीं सिकुड़ेगा आपकी बार स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सिकुड़ेगा ही नहीं, तो क्या इस बार इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी या नहीं होगी? इस बार इसके अंदर कैसी स्थितिज ऊर्जा स्टोर नहीं होगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है स्थितिज ऊर्जा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट तो कैसा है? स्थिर अवस्था में है, और दूसरा पॉइंट कैसे है? गतिशील अवस्था में, यानी कि ऐसे दबा रहे हो इसको, तो ही इस स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी, अन्यथा इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा स्टोर नहीं होगी। तो यहाँ से सिंगल चार्ज के लिए अपन स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते। क्या करना होगा? कोई अन्य चार्ज लेके आना होगा जिसकी प्रकृति पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो जाए। अन्य चार्ज को लेके आएंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा, किया गया कार्य ही एनर्जी में स्टोर होगा, और यही एनर्जी क्या करेगी? इस प्लस क्यू चार्ज को इस ओर यानी कि गतिशील करवाएगी। यानी कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? दूसरे चार्ज के विपरीत दिशा में होगी, और यही एनर्जी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसकी वैल्यू क्या करनी है? अपने को निकालनी है। मान लेता हूं कि अपने पास में कोई चार्ज है Q1, और जिसकी प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव है। इस Q1 चार्ज के लिए बिंदु r डिस्टेंस पे मान लो कि कोई बिंदु P है, जिस पर अपने को क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालना है। अब मैंने आपको ये बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दो बिंदुओं के मध्य का डिफरेंस होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चार्ज के लिए अपन नहीं निकाल सकते कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो क्या करते हैं?
बिंदु P पर एक ऐसे चार्ज की कल्पना करते हैं या एक ऐसे चार्ज को लेके आते हैं, मान लेता हूं कि जैसे अनंत से कोई चार्ज है, अनंत पे Q2, इस Q2 चार्ज को बिंदु P तक लेके आए, Q2 चार्ज को बिंदु P तक लेके आए। इसकी प्रकृति Q2 की मान लो कि कैसी है, पॉजिटिव है, इसकी प्रकृति भी पॉजिटिव, इसकी प्रकृति मान लो कि नेगेटिव है। एक सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग है, समझने के लिए। इसकी Q2 की प्रकृति कैसी है, नेगेटिव है। तो एक तो इसकी प्रकृति पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरा, आपने अनंत से Q2 चार्ज को जब बिंदु P तक लेके आए तो क्या किया आपने, कुछ न कुछ कार्य किया, और कार्य भी कैसा, एक्सटर्नल कार्य। तो वो किया एक्सटर्नल कार्य है, किस में रूपांतरित हो जाएगा, ऊर्जा डेल्टा U में रूपांतरित हो जाएगा। अब डेल्टा U क्यों लिखा इसको, क्योंकि डेल्टा क्या, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य का डिफरेंस होता है। सिंगल चार्ज के लिए अपन नहीं निकाल सकते, इसलिए दो बिंदुओं के मध्य का क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। डेल्टा U इज इक्वल टू, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, किया गया कार्य ही ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये लो W एक्सटर्नल, ये क्या आ जाएगा, इसके मध्य का, यानी कि इस बिंदु P पर पोटेंशियल एनर्जी का मान आ जाएगा। सबसे पहले तो से क्या हो जाएगा, ये मान लो कि इनिशियल पॉइंट है और ये मान लो कि फाइनल पॉइंट है। स्थितिज ऊर्जा डिफरेंस ही तो होता है, तो यहाँ से डेल्टा U को क्या लिख सकता हूँ, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। यहाँ से U इनिशियल माइनस U फाइनल है कहाँ पे, अनंत पे तो है, तो ये लो अनंत इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं ये कहूँ, शुरुआत में अपने पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ 3D है, कुछ भी नहीं है अपने को, और अपने पास में कोई अनंत है और यहाँ पे सारे के सारे चार्ज स्थित है, Q1 Q2 Q3 अनंत चार्ज स्थित है। ये लो डैश 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 Q अनंत। सबसे पहले अपन ने क्या किया, Q1 चार्ज को यहाँ पे मान लो कि कोई बिंदु A है और यहाँ पे मान लो कि कोई बिंदु A है। सबसे पहले आपने क्या किया, Q1 चार्ज को यहाँ से उठाया और A पर स्थापित कर दिया, Q1 पे। तो जब आप इसको Q1 पे सत्यापित करोगे तो आपने क्या किया, कार्य तो किया, क्या करोगे आप, कार्य तो करोगे, लेकिन जो कार्य करोगे उस कार्य का मान कितना हो गया, W1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि जब आप Q1 चार्ज को स्वतंत्र अवस्था में लेके आओगे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये स्वतंत्र है, कुछ भी तो नहीं है। Q1 चार्ज को आपने A पर सत्यापित किया तो आप सिर्फ और सिर्फ कार्य ही करोगे, यानी कि कोई भी बल का यूज़ नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ, समझो एक बार, Q1 चार्ज को आपने A पर सत्यापित किया तो W1 का मान 0। Q2 चार्ज को इससे R डिस्टेंस पे मान लो कि कोई बिंदु B है, उसके ऊपर सत्यापित किया Q2। उससे पहले जब Q1 चार्ज को A पर सत्यापित करोगे तो अब यहाँ पे क्या आ गया, Q1 चार्ज आ गया, यानी कि अब की बार यहाँ पे क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गई, यानी कि विद्युत क्षेत्र बन गया। किसके कारण, इस Q1 चार्ज के कारण। तो जब Q2 चार्ज को इस बिंदु P तक लेके इस बिंदु B पर सत्यापित करोगे तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी कि कार्य तो करना पड़ेगा लेकिन फोर्स लगेगी। कैसी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी कि कूलाम बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इस Q1 को मान लो कि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे Q2 की प्रकृति भी कैसी मान लो कि अब की बार भी इसकी प्रकृति भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो जब आप इसको इस बिंदु B पर सत्यापित करोगे तो इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है, और कूलाम बल लग रहा है तो आपने यहाँ पे कार्य तो किया लेकिन आपको यहाँ पे फोर्स भी लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स कितनी होगी, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि अब की बार आपने W2 कार्य किया तो W2 जब कार्य करोगे तो वो W2 कार्य क्या होगा, एक्सटर्नल कार्य होगा, और एक्सटर्नल कार्य किसके विपरीत होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि कह सकता हूँ क्या, माइनस का W इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत किया गया कार्य। समझो, जैसे मान लो आपने क्या है, अनंत से Q2 को यहाँ पे लेके आए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे,
प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो मान लेते हैं प्रतिकर्षित करें तो बल की डायरेक्शन एफ किस साइड है, इस डायरेक्शन के अंदर है। लेकिन आपको तो बिंदु बी पर सत्यापित करना है Q2 को, तो क्या करोगे, इस F इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत, ये कैसी फोर्स है, इलेक्ट्रिक कूलाम बल है, तो इस बिंदु B को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रोक के रख, यानी कि इसको यहाँ पे सत्यापित करना है, रोक के रखना है। तो आप क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इस वाली डायरेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, F एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। F एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और वैल्यू कितनी होगी, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगी। तो जो कह सकता हूँ क्या, जो F इलेक्ट्रिक है वो F एक्सटर्नल के इक्वल हो, F एक्सटर्नल के इक्वल हो, तभी ये Q2 क्या होगा, यहाँ पे सत्यापित होगा। तो यहाँ से जो F इलेक्ट्रिक है वो F एक्सटर्नल के इक्वल हो सकता है, और जो उन दोनों बल की डायरेक्शन होगी, F की इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन इस साइड और एक्सटर्नल की डायरेक्शन इस साइड, तो दोनों बल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो कह सकता हूँ क्या, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ से अगर स्थितिज ऊर्जा का मान निकालूं तो ये हो जाएगा U इनिशियल माइनस U अनंत। अब जिस प्रकार अपन ने विभव का मान अनंत पर कितना लिया था, 0 लिया था, उसी प्रकार जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि V अनंत पर विभव कितना होता है, 0, उसी प्रकार U अनंत यानी कि स्थितिज ऊर्जा अनंत पर भी कितनी होती है, 0 ही मानी जाती है। तो U अनंत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये लो माइनस का 0। अब W एक्सटर्नल दो प्रकार का है। सबसे पहले आपने अनंत से Q1 को स्थापित किया, अनंत से Q1 को स्थापित किया तो कितना कार्य किया, 0। क्यों किया 0 कार्य, क्योंकि इस बार कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, आपको कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ Q1 को सत्यापित करेंगे अपन, तो कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो सबसे पहले W एक्सटर्नल 1 ले लो इसको, यानी कि Q1 को सत्यापित करने में किया गया कार्य, प्लस में W एक्सटर्नल 2 यानी कि Q2 को सत्यापित करने में। तो W एक्सटर्नल हो गया। W एक्सटर्नल 1 का मान कितना है भाई, W एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल मान लो, W एक्सटर्नल 1 का मान है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, U इनिशियल। अब इनिशियल पॉइंट है क्या, मान लो कि इनिशियल पॉइंट Q1 के कारण निकालना था, और दूसरा जो पॉइंट लेके आए वो कहाँ पे लेके गए, अपन अनंत पे लेके गए। तो Q1 पे स्थितिज ऊर्जा मान लो कि कैपिटल का U है, तो कैपिटल U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल की मान कितना है, 0, प्लस में W एक्सटर्नल 2। ये लो, ये क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ से देखते हैं इसकी। ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल 2, ये इसके इक्वल होगा। अब W एक्सटर्नल का मान निकालना है अपने को। U इज इक्वल टू होता क्या है भाई, बल इंटू विस्थापन, यानी कि F डॉट dr। लेकिन अब की बार क्या ये वेरिएबल है क्या, R वेरिएबल ही तो है। जैसे जैसे अनंत से बिंदु P तक अपन Q2 को लेके आएंगे तो R की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि अब की बार R क्या है, वेरिएबल है। तो कह सकता हूँ क्या, समाकलन कहाँ से लेके कहाँ तक, अनंत से बिंदु P तक, और बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। ये लो, अरे अनंत से लेके r तक ही तो Q2 को कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से r लेके आ रहे हैं। तो ये लो, अनंत से बिंदु P तक, और बिंदु P की दूरी कितनी है, r है, F डॉट dr। ये लो U, और F भी है कैसा, अगर W एक्सटर्नल है तो F भी कैसा है, F एक्सटर्नल हो जाएगा। और ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा U, और ये लो U इक्वल टू अनंत से R। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू अपने निकाली है क्या, Q2 को यहाँ पे रोक के रखना है। तो दोनों के मध्य कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी कि कूलाम बल। तो अगर कूलाम बल लग रहा है, और कूलाम बल की वैल्यू कितनी होती है, Q1 और Q2 के मध्य कूलाम बल K Q1 Q2 अपॉन में R की स्केयर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R की स्केयर हो जाएगा। है कैसा ये, F इलेक्ट्रिकल यानी कि कूलाम बल। और अपने अभी अभी निकाला कि जो कूलाम बल होता है वो किसके इक्वल होता है, F एक्सटर्नल के। यही तो किया अभी अभी, F एक्सटर्नल इक्वल टू F इलेक्ट्रिक।
अगर यहाँ पे इसकी आप डायरेक्शन यानी कि साइन लगाना चाहो तो लगा दो, वरना अपन डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, ये क्यों किया? क्योंकि अपने को इस Q2 को यहाँ पे रोक के रखना है। अब रोक के रखेंगे क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन ऐसी होगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन इस साइड होगी। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, Q1 इधर भी तो जा सकता है। राइट है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन याद हो तो अपन ने लेक्चर फर्स्ट में जो किया था, जो चार्ज अपन अनंत से लेके आते हैं, जो चार्ज अपन अनंत से लेके आते हैं उसकी वैल्यू बहुत ही मिनिमम रखी जाती है। तो जो Q2 होता है उसकी वैल्यू क्या हो गई? बहुत ही मिनिमम हो गई। तो बहुत मिनिमम होने की वजह से Q2 की वैल्यू कम, Q1 की वैल्यू ज़्यादा। तो Q1 की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण Q2 इससे क्या होगा? रिपेल होगा। तो इसकी डायरेक्शन तो इस साइड हुई, यानी कि F, ये बल कैसा है? F इलेक्ट्रिक। अब अपने को क्या करना है? बिंदु P पर Q2 को रोक के रखना है, क्योंकि क्या होगा? तभी तो इसके अंदर ऊर्जा स्टोर होगी। तो Q2 को जब यहाँ पे रोक के रखेंगे तो क्या करेंगे? इसके विपरीत F इलेक्ट्रिक इस साइड है, तो F एक्सटर्नल किस साइड लगाएंगे? इस साइड लगाएंगे। और वैल्यू कितनी होगी? F इलेक्ट्रिक की F एक्सटर्नल के बराबर होगी। F इलेक्ट्रिक की F एक्सटर्नल के बराबर होगी वैल्यू, तभी तो ये Q2 यहाँ पे रुकेगा। तो यहाँ से F एक्सटर्नल क्या होगा? F इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। तो लेकिन उससे पहले इसकी डायरेक्शन भी तो निकालनी है। तो जो F एक्सटर्नल है, F एक्सटर्नल डॉट dr क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ये कोस थीटा। अब थीटा है क्या? F एक्सटर्नल और dr के मध्य का एंगल है। F एक्सटर्नल न कि इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्यों नहीं? क्योंकि F इलेक्ट्रिक तो Q1 और Q2 के कारण लग रहा है, एक्सटर्नल आप लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स आप क्या कर रहे हो? लगा रहे हो, तभी तो Q2 को यहाँ पे रोक के रखोगे आप। तो F एक्सटर्नल और dr के मध्य का एंगल है क्या? थीटा। अब देखो, एक्सटर्नल फोर्स इस साइड, लेकिन R इस साइड ही तो जा रहा है, क्योंकि अनंत आप इसी साइड ले रहे हो। अनंत से जब बिंदु P को लेके आओगे तो Q1 से तो इस साइड है, यानी कि dr कैसा है? इस साइड है। dr इस साइड हो गया और F एक्सटर्नल इस साइड। dr इस साइड, F एक्सटर्नल इसके विपरीत है। तो एंगल कितना हो गया इन दोनों के मध्य का? 180 डिग्री। तो U इज इक्वल टू कितना हो गया? अनंत से R, F एक्सटर्नल डॉट dr कोस 180 डिग्री। अब 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये लो क्या हो जाएगा? अनंत से R, F एक्सटर्नल डॉट dr, और कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू किसके इक्वल है? F इलेक्ट्रिक के इक्वल है। और F इलेक्ट्रिक है क्या? कूलाम बल K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का अनंत से R K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर डॉट dr। यहाँ से क्या करते हैं? इसका समाकलन करते हैं। और अपन पढ़ चुके हैं कि 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर का समाकलन क्या होता है भाई? माइनस का 1/r होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? u इक्वल टू माइनस का अनंत से लेके r तक K Q1 Q2 क्या आ जाएगी? नियत राशि है, बाहर आ जाएगी। 1/r स्क्वायर डॉट dr। यहाँ से 1/r स्क्वायर का समाकलन माइनस का 1/r। तो ये लो माइनस का K Q1 Q2 और ये माइनस का 1/r अनंत से लेके स्मॉल r तक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, पहले अपर लिमिट उसके बाद में लो लिमिट। तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/अनंत। यहाँ से u इक्वल टू K Q1 Q2, 1/r और 1/अनंत कितना होता है? 0। तो ये क्या आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। u इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r। ये स्थितिज ऊर्जा है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जोड़े के लिए, यानी कि Q1 और Q2। आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ दो ही आवेश लिए, Q1 और Q2, दो आवेश है और दोनों के मध्य की डिस्टेंस कितनी है? r है। Q1 को आप अनंत से लेके किया गया कार्य 0,
Q2 को लेके आओगे तो एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, और दोनों के मध्य की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इनके कारण जो इनके मध्य स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी उसकी वैल्यू कितनी है, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R है। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के अंदर एक डाउट रहता है, और वो डाउट ये रहता है कि इसका साइन की, यानी कि जब आप इसको करते हो तो इसके अंदर कई बार क्या होता है, इसके अंदर साइन आ जाता है नेगेटिव का, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना जो ये साइन आएगा वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आप यहाँ पे क्या किया है, जो चार्ज लिए हैं यानी कि Q1 और Q2 जो चार्ज लिए थे वो दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। दोनों पॉजिटिव थे, और दोनों पॉजिटिव होने के कारण डायरेक्शन कैसी थी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस साइड थी, तो अपन ने क्या किया था, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन किस साइड ली थी, ये F एक्सटर्नल था और ये क्या था, F इलेक्ट्रिक था, और दोनों के लिए कूलाम बल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इस साइड, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन उस साइड, और dr की डायरेक्शन भी उस साइड है। तो दोनों के मध्य एंगल कितना बनेगा, दोनों के मध्य का एंगल 180 डिग्री था। तो 180 डिग्री होने के कारण यहाँ पे जो साइन आया है नेगेटिव, क्योंकि 180 डिग्री का साइन नेगेटिव है। साइन, एक साइन नेगेटिव आ गया, और दूसरा साइन जब आप 1/r² का समाकलन करोगे तो इसका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका साइन जब नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पॉजिटिव किया तो ये टोटल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब सुनो, जब आप क्या करोगे, इन दोनों के साइन, दोनों में से किसी एक का साइन क्या कर लिया, नेगेटिव कर लिया, दोनों का साइन नेगेटिव कर लिया। ध्यान रहे, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। ये Q1 और Q2 की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जब आप स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हो तो स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो Q1 और Q2 इनकी प्रकृति ध्यान से देख लेना कि Q1 पॉजिटिव है या Q2 नेगेटिव है। तो Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है। आपने क्या किया, F इलेक्ट्रिक इस साइड है, F एक्सटर्नल इस साइड। कब, जब दोनों पॉजिटिव हैं। अब जब आपने Q2 को नेगेटिव किया, Q2 को नेगेटिव करोगे तो अब की बार F इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन किस साइड होगी, F इलेक्ट्रिक, कूलाम बल किस साइड लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, यानी कि F इलेक्ट्रिक इस साइड होगा, F इलेक्ट्रिक इस साइड होगा। तो आप क्या करोगे, रोक कर रखना है, तो रोक के रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, F एक्सटर्नल इसके विपरीत और उतनी ही वैल्यू का लगाना पड़ेगा। तो वापस क्या हो गया, F इलेक्ट्रिक इस साइड में हो गया और एक्सटर्नल किस साइड हो गया, इस साइड हो गया। F इलेक्ट्रिक तो यानी कि F कूलाम बल तो इस साइड लगा, और आपने जो फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स वो किस साइड लगाओगे, इस साइड लगाओगे। तो ये लो F एक्सटर्नल इस साइड, क्यों, क्योंकि दोनों बल को क्या करना है, एक दूसरे के विपरीत करना है, तभी तो ये Q2 यहाँ पे रुकेगा। अब देखो, आपने यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट लगाया है वो एक्सटर्नल और dr के मध्य लगाया है, एक्सटर्नल और dr के मध्य, और dr ऑलवेज इस डायरेक्शन के अंदर होगा क्योंकि अनंत आपने इसी डायरेक्शन में लिया है। तो F एक्सटर्नल के लिए F एक्सटर्नल इस साइड है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक इस साइड है तो एक्सटर्नल तो उसी साइड लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल भी उस साइड है और dr भी उस साइड है, तो एंगल कितना बना आपकी बार एंगल भी कितना बना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये लो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब की बार थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया, यानी कि साइन कैसा रह गया, पॉजिटिव रह गया। साइन यहाँ पे पॉजिटिव रह गया, लेकिन यहाँ पे एक साइन कैसा आ गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब r² का समाकलन करते हो, r² का आपने क्या किया, समाकलन किया, r² का समाकलन हो गया तो माइनस का 1/r, तो पूरा का पूरा साइन ऐसे मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है उस चार्ज को आपने, एक चार्ज को क्या लिया है, K Q1 और Q2 है, एक चार्ज को आपने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। एक चार्ज को जब नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे जो माइनस का साइन आया उसको वापस क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसलिए वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ तक क्या था, माइनस का K Q1 Q2 अपॉन में R था। ये लो, ये यहाँ तक मान लो एक बार, सिर्फ और सिर्फ जब साइन यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। लेकिन अब देखो Q1 पॉजिटिव है लेकिन Q2 कैसा है, नेगेटिव, तो ये माइनस का Q2, माइनस माइनस वापस क्या कर देंगे, एक दूसरे को प्लस कर देंगे। तो ये प्लस करेंगे तो वापस जो स्थिति जुड़ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। इसलिए ध्यान रहे
कि Q1 कैसा है, Q2 कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, Q2 और Q2 का साइन आप लगा देना, यानी कि विद साइन लगाना है, और उनके मध्य एंगल F एक्सटर्नल और DR के मध्य का एंगल डिसाइड कर लें कि किस ओर है एंगल, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो कभी भी साइन की दिक्कत नहीं आएगी। और जो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R। मान लो कि इसके ऊपर आधारित कुछ एग्जाम्पल करें तो ये क्या है भाई, एक जोड़े के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान है, कितना है भाई, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R, ये लो एक जोड़े के लिए, और ये विद साइन होगा भाई, Q1 और Q2 का जो प्रकृति होगी उसको देख लेना, माइनस है या प्लस है। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि कोई चार्ज है Q और इनके मध्य की डिस्टेंस कितनी है, मान लो यहाँ पे भी A है और ये भी A है और ये भी A है, और तीनों चार्ज के कारण यानी कि पूरे के पूरे निकाय के कारण अपने को क्या निकालने हैं, स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। तो अपने को ये पता है कि एक जोड़े के लिए यानी कि कोई भी दो चार्ज है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान ये होता है। आप क्या किया करो, जोड़े डिसाइड करो, यानी कि इस ट्राइंगल में कितने जोड़े बन रहे हैं। मैं ये कहूँ कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, 1 2 और ये लो 3 जोड़े हैं इसके अंदर, और मध्य की डिस्टेंस कितनी है, A है। तो U का मान कितना आ जाएगा इस जोड़े के लिए स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऐसे मान लो ये Q1 है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। तो आप पहले जोड़े के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान निकालो, तो U12 प्लस में दूसरा जोड़ा ये मान लो कि 2 3 है, तो ये लो 2 3 प्लस में तीसरा जोड़ा 3 1, ये लो 3 1 हो जाएगा। टोटल निकाय के कारण अपने को स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो क्या हो जाएगा U12। तो 12 के लिए जो चार्ज है वो क्या है, K Q और Q है, और अपने को पता है जोड़े के लिए K Q1 Q2 अपॉन में R होता है। तो यहाँ से K Q1 कितना है Q, Q2 भी कितना है Q अपॉन में R, डिस्टेंस कितनी है A है, प्लस 2 3 के लिए भी Q और Q है, तो यहाँ पे भी K Q अपॉन में डिस्टेंस भी कितनी है इनके मध्य A है, प्लस में 3 1 के लिए भी कितनी है Q और Q डिस्टेंस A, तो K Q अपॉन में A। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन में A। अगर इनका एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3K Q स्क्वायर अपॉन में A। ये क्या आ जाएगी, पूरे निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अगर इसी प्रकार अगर मैं एक आयत की बात करूं, ये मान लो कि K Q और Q, इसकी डिस्टेंस भी मान लो कितनी है A हो जाएगी, वर्ग मान लो, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी A हो जाएगी। यहाँ से आप क्या किया करो, जोड़े डिसाइड करो, इसको मान लो कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक जोड़े के लिए अपने को पता है कि स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 अपॉन में R होती है। जोड़े डिसाइड करो, 1 2 एक जोड़ा, 2 3 दूसरा, 3 4 3, 4 1 4, यानी कि 4 जोड़े तो अपने को पता चल रहा है कि सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी वो U12 के कारण स्थितिज ऊर्जा, प्लस में U23 के कारण, प्लस में U34 के कारण, प्लस में U41 के कारण। अब 1 और 3 भी तो एक जोड़ा बन रहा है, ये लो 1 3 भी क्या है, एक जोड़ा है। इसी प्रकार 4 और 2 भी तो एक जोड़ा है या नहीं है, इसको जब ऐसे मिलान करते हैं तो ये भी तो एक जोड़े ही तो हैं। तो यहाँ से इसके लिए भी तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि U13 प्लस में U42, इसके लिए क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अपने को क्या चाहिए, टोटल स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो ये लो U इक्वल टू 1 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 1 2 के लिए Q और Q1 Q2 Q के इक्वल है और डिस्टेंस A है, तो यहाँ से कह सकता हूँ K Q स्क्वायर अपॉन में A, प्लस में इसके लिए यानी कि सेम हो जाएगी K Q स्क्वायर अपॉन में A, प्लस में K Q स्क्वायर अपॉन में A, प्लस में K Q स्क्वायर अपॉन में A। लेकिन 1 3 के लिए Q और Q यानी कि चार्ज की वैल्यू तो क्या है, सेम है, लेकिन इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं इनके मध्य की।
13 और 42, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या हो जाएगी? करंट स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर करंट स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से करंट कितना है भाई, इसका निकालना है, यानी कि जो अपने को निकालना है, क्या समझो कि 13 के डिस्टेंस निकालने हैं। ये मान लो कि x दूरी मान लो, x निकालना है अपने को, करण है x, तो x की स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट का 2a। ये क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या 1 और क्या 2, यानी कि 13 के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई? रूट 2a हो गई। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? प्लस का चार्ज सेम है k क्या स्क्वायर अपॉन में रूट 2a प्लस में k क्या स्क्वायर अपॉन में रूट 2a। अगर सबको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4k क्या स्क्वायर अपॉन में a प्लस में 2k क्या स्क्वायर अपॉन में रूट 2a हो जाएगा। यहाँ से इसको जब सोल्व करते हैं, k क्या स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 2k क्या स्क्वायर अपॉन में a कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 2 प्लस में 1/√2। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k क्या स्क्वायर अपॉन में a, ये हो जाएगा 2√2 प्लस में 1 अपॉन में √2। यहाँ से जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये √2 से यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा। तो k क्या स्क्वायर अपॉन में a, ये हो जाएगा 4 प्लस में √2। ये क्या आ जाएगी? टोटल निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।